हेलो फ्रेंड्स। तो व्यक्तित्व मैंने आपको स्टार्ट कर दिया और व्यक्तित्व का पिछला वीडियो में व्यक्तित्व की अवधारणा को लेकर आया था। आज व्यक्तित्व के प्रकार। दोस्तों, व्यक्तित्व के प्रकारों को कई नामों से पूछते हैं आपसे। इसी को कहते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत, इसी को कहते हैं व्यक्तित्व का प्रारूप। दोस्तों, 2018 में एक क्वेश्चन आया था आपको, आप पिछला पेपर पढ़ें, इसी रीट में आया था कि प्रकार है ना, या उसी को कहते हैं प्रकार, टाइप्स। प्रकार के आधार पर व्यक्तित्व का प्राचीनतम वर्गीकरण किसने किया है? किसके आधार पर पूछा था? प्रकार या प्रकार के आधार पर। दोस्तों, NCERT से उठाया हुआ क्वेश्चन था। तो आज मैं उसी के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू एग्जाम मैं अपने आप को मॉडिफाई करूँ, अपने आप को अपडेट करूँ और उस अपडेट सिस्टम को आप तक पहुँचाऊँ। ये मेरी पूरी कोशिश है। तो पिछली बार जो क्वेश्चन पर्सनैलिटी में से आया था, उसी के आधार पर आज मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। और टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? व्यक्तित्व के उपागम, या इसी को व्यक्तित्व के प्रकार या व्यक्तित्व के सिद्धांत, है ना। तो सीधा सा याद रखना कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है व्यक्तित्व के विभाजन कितने प्रकारों में किया है ना। मतलब व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया है? 2 आधारों पर, 2 प्रकारों पर हमने किया है ना। कौन कौन से हैं वो 2 प्रकार? एक देखें, व्यक्तित्व के कितने उपागम हैं, कितने प्रकार हैं? 2 उपागम हैं। ये 2 प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपसे बड़ा सीधा सा क्वेश्चन, उस टाइम बहुत टफ क्वेश्चन था वो, आज बहुत सीधा लगेगा आपको। कौन कौन से हैं वो 2 उपागम या 2 प्रकार, या कौन कौन से आधारों पर है वो 2 उपागमों का वर्गीकरण, प्रकारों का वर्गीकरण? वो है दोस्तों, एक तो प्रकार या प्रारूप उपागम। प्रकार या प्रारूप उपागम, याद रखना। व्यक्तित्व का एक वर्गीकरण है प्रकार या प्रारूप के आधार पर। टाइप्स अप्रोच, क्या है ये? टाइप्स अप्रोच। टाइप्स मतलब प्रकार, है ना। प्रकार या उपागम के आधार पर। बहुत बार रिपीट कर रहा हूं, याद रखना। एक आधार कौन सा है? प्रकार या उपागम का आधार। और दूसरा क्या है? विशेषक या शीलगुण आधार, है ना। विशेषक या शीलगुण उपागम, ठीक है। ट्रेड अप्रोच, ये हो गया टाइप्स अप्रोच, ये हो गया ट्रेड्स अप्रोच। ट्रेड्स मतलब शीलगुण। शीलगुण किसे कहते हैं? व्यक्ति के गुण, व्यक्ति की विशेषताएं। इसीलिए क्या है? विशेषक मतलब व्यक्ति की विशेषताओं के आधार पर, व्यक्ति के अंदर समाहित शील गुणों के आधार पर वर्गीकरण है। और एक है प्रकार या प्रारूप के आधार पर। ठीक समझ गए दोस्तों? अब मैं एक टेबल मैंने आपको बना दी है बोर्ड पर, इसको आप याद रखना। वैसे आपने सिद्धांत सब पढ़ रखे होंगे या ये वर्गीकरण पढ़ रखा होगा, लेकिन आज कुछ नए तरीके से आपको याद करना है, समझना है ना। क्या कि आपसे फिर एक क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन तो आ गया कि प्रकार के आधार पर व्यक्तित्व का प्राचीनतम वर्गीकरण किसने किया? वो मैं बताऊंगा आपको। हिप्पोक्रेट्स ने किया, है ना। जो इसमें लिखा हुआ भी है, हिप्पोक्रेट्स ने। लेकिन अब आ सकता है कि प्रकार प्रारूप के आधार पर कौन से वर्गीकरण है या कौन से सिद्धांत है ना। इधर शीलगुण के आधार पर कौन कौन से सिद्धांत है, इस शीलगुण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस किसने किया है ना। प्रकारों के आधार पर या प्रारूप के आधार पर किस किसने किया है, ऐसे क्वेश्चन बनते हो, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक टेबल लाया हूं। देखें, प्रारूप या प्रकार के आधार पर, है ना, कौन कौन टाइप्स अप्रोच के आधार पर। देखें, नंबर 1 सबसे प्राचीनतम किसने दिया? ये क्वेश्चन आया था, जो नाम क्या था उसका आधार का? शरीर द्रव आधार। ये नाम हो गया किसका? सिद्धांत का नाम या प्रकार का नाम। शरीर द्रव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण,
है ना, जो मैं अब समझाऊंगा आपको। जो व्यक्तित्व का प्राचीनतम वर्गीकरण है दोस्तों, किस आधार पर, प्रकार आधार पर। नाम क्या है, शरीर द्रव, फ्लूइड या ह्यूमर। क्या है ये, फ्लूइड या ह्यूमर। और ये और लगा हुआ है ना, क्या है ये, और मतलब या, फ्लूइड या ह्यूमर प्रारूप किसने दिया, हिप्पोक्रेट्स ने दिया। ये वर्गीकरण किसका है दोस्तों, हिप्पोक्रेट्स, जो यूनानी चिकित्सक था, हिप्पोक्रेट्स। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया कि प्राचीनतम वर्गीकरण व्यक्तित्व का प्रकारों के आधार पर किसने दिया है, हिप्पोक्रेट्स ने दिया। क्या नाम है उस वर्गीकरण का, शरीर द्रव का आधार। ऐसे दूसरा त्रिदोष प्रारूप, जिसका नाम है ह्यूमरल तत्व। ये तो क्या है, ह्यूमरस, और ये क्या है, ह्यूमरल तत्व। त्रिदोष है ना, ये किसने दिया है, हमारा एक भारत का प्रसिद्ध संहिता है चरक संहिता। नाम सुना होगा आपने, चरक संहिता। तो चरक संहिता में जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, जिसको हम भारतीय मत भी कहते हैं, चरक संहिता के आधार पर नाम क्या है, त्रिदोष। त्रिदोष कौन कौन से दोस्तों, कौन कौन से त्रिदोष, हमारे आयुर्वेद में भी आते हैं वो, पित्त, वात और कफ। ये बताऊंगा मैं भी आपको, ये त्रिदोष है हमारे, है ना, शरीर के 3 दोष है। तो त्रिदोष के आधार पर वर्गीकरण किसने किया, चरक संहिता में हुआ, है ना। ऐसी तीसरा त्रिगुण प्रारूप, ये भी भारतीय मत है, भारतीय दृष्टिकोण है ये भी, है ना। अगर ये पूछ ले आपसे कि भारतीय मत के आधार पर वर्गीकरण किस नाम से जाना गया है, तो त्रिगुण प्रारूप के नाम से। त्रिगुण, त्रिगुण कौन, ये तो त्रिदोष हो गए, है ना, कौन कौन से, कफ, पित्त और वात। और त्रिगुण कौन कौन से हैं, सत, रज, पहला कौन सा हो गया, सत, दूसरा कौन सा हो गया, रज, और तीसरा तम, सत, रज और तम, ये 3 गुण है ना। अगला अब आता है शारीरिक बनावट और स्वभाव प्रारूप। यहां से आपने पढ़ रखा होगा पहले, शारीरिक बनावट और स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण कौन सा प्रारूप है, प्रारूपों का उपारूप या प्रकार, ऐसे आता है। ये किसने दिया, शारीरिक बनावट और स्वभाव प्रारूप के आधार पर, शेल्डन और क्रेसमर। किसने दिया है ये, शेल्डन और क्रेचमर। क्रेचमर या इसी को कहते हैं क्रेचमर, शेल्डन और क्रेचमर, ये शेल्डन और क्रेचमर, ठीक है। अगला मनोवैज्ञानिक आधार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है, जुंग ने, है ना। सबसे पहले किसने किया था, जुंग ने। जुंग के बाद एक और आया था, वो कौन आया था, गिलफोर्ड आया था। तो गिलफोर्ड ने भी किया है ना, जुंग ने किया है, गिलफोर्ड ने किया है। और एक नाम और इसमें आता है, जो एक बार 2016 में शायद यह पूछा था, आइजेंक। कौन, आइजेंक, आइजेंक ने। तीनों नाम आते, सबसे पहले जुंग ने, उसके बाद आइजेंक और गिलफोर्ड, मनोवैज्ञानिक आधार पर। लेकिन अब आपको याद रखना है कि मनोवैज्ञानिक जो आधार है वो कौन से उपागम पर है। तो कौन सा उपागम चल रहा है दोस्तों, प्रकार उपागम या प्रारूप उपागम, टाइप्स थ्योरी। हिंदी याद नहीं रहे तो अंग्रेजी याद रखना, टाइप्स अप्रोच टाइप थ्योरी, ये हो जाएगा ट्रैट थ्योरी, ठीक है। और नेक्स्ट समाजशास्त्रीय प्रारूप। समाजशास्त्र प्रारूप बड़ा सीधा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, किसने दिया, स्प्रेंगर, है ना। समाजशास्त्रीय प्रारूप किसका है, स्प्रेंगर का, ठीक है। और लास्ट है दोस्तों इस आधार पर टाइप ए तथा टाइप बी प्रारूप। टाइप ए तथा टाइप बी प्रारूप किसने दी, नवीनतम व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, सबसे लास्ट का, याद रखना। ये तो हो गया प्राचीनतम, शरीर द्रव तो क्या है, प्राचीनतम, प्राचीनतम वर्गीकरण, ठीक है। और टाइप और टाइप बी क्या है दोस्तों, नवीनतम वर्गीकरण है, नवीनतम, ये दोनों याद रखना, है ना। शरीर द्रव प्राचीनतम और टाइप ए तथा टाइप बी नवीनतम। किसने दिया टाइप ए टाइप बी,
दोनों मैन याद रखना, दोनों दोस्त है, दोनों मैन है। कौन कौन से मैन है? फ्रीडमैन और रोजनमैन। फ्रीडमैन और रोजनमैन, ये दोनों के। ये आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आठों आदत वर्गीकरण किस आधार पर है? प्रकार या प्रारूप उपागम के आधार। ठीक है, दूसरी तरफ हम चलते हैं विशेषक या शीलगुण। क्योंकि आपको आया कि उपागम कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? एक तो प्रकार उपागम और दूसरा विशेषक है शीलगुण उपागम। शीलगुण उपागम पर वर्गीकरण 2 ही व्यक्तियों ने किया है। कौन कौन से ने? एक तो आलपोर्ट ने और दूसरा कैटल ने। कैटल का तो बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, आता है ना कैटल का। तो कैटल ने कुल कितने शीलगुण बताए हैं? तो कैटल ने 16 शीलगुण बताए हैं, वो बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। अभी हम इसके बारे में, अब क्लियर हो गई ये बातें? किसी प्रकार का डाउट मत रखना, कोई डाउट हो तो मुझे फोन करके या मेरे व्हाट्सएप पर डाल करके आप क्लियर कर देना, है ना। और मैंने बहुत क्लियर कर दिया कि ये जो लेफ्ट साइड के हैं ये प्रकार या प्रारूप उपागम के सिद्धांत हैं, और राइट साइड के विशेषक या शीलगुण के सिद्धांत। ये वर्गीकरण जरूर याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम इनमें से 1-2 वीडियो में एक एक का वर्णन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला हम उठाते हैं और पहला है आपका शरीर द्रव सिद्धांत, है ना। पहला कौन सा है? शरीर द्रव। शरीर द्रव उपागम, है ना। और ये किसने दिया? और क्या कहा है इसको? फ्लूइड या ह्यूमर। फ्लूइड या ह्यूमर, है ना। किसने दिया? यूनानी चिकित्सक था, यूनानी चिकित्सक, है ना। कौन था दोस्तों? हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स, है ना। कब दिया? ये भी याद रखना, 400 BC में दिया। कहां दिया? यूनान में दिया। क्लियर हो गया? अब देखें क्या कहता है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स ये मानता है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 4 प्रकार का द्रव होता है ना। काला पित्त, पीला पित्त, ब्लड मतलब रक्त, और कफ मतलब श्लेष्मा। बस 4 नाम दे दिए व्यक्तित्व दोस्त ने। काला पित्त वाला, पीला पित्त वाला, कफ या श्लेष्मा वाला, और एक चौथा रक्त वाला, ब्लड वाला। ठीक है, अब उनकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषता में शॉर्ट में आपको बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, बाकी PDF में पढ़ने को बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो पहले तो आप नाम याद रखना, इसने 4 नाम दिए हैं, वो 4 नाम में क्रम से आपको बता दूं कौन कौन से। एक तो रक्त, है ना। मतलब क्या कह रहा है ये हिप्पोक्रेट्स कि जिस व्यक्ति में रक्त की, भाई द्रव तो चारों हर व्यक्ति में होते हैं। रक्त होता है, ठीक है, श्लेष्मा होता है, काला पित्त होता है, पीला पित्त होता है। ये हिप्पोक्रेट्स मानता है 4 प्रकार का द्रव होता है। लेकिन वो कहता है हिप्पोक्रेट्स कि जिस व्यक्ति में रक्त की मात्रा ज्यादा होती है उसका व्यक्तित्व कैसा बनता है, ये आपको सीखना है ना। तो पहला व्यक्ति क्या है? रक्त मतलब ब्लड। पहला द्रव कौन सा है? रक्त या ब्लड। और इसको नाम दिया है दोस्तों उत्साही। क्या नाम दिया है? उत्साही या आशावादी, है ना। इसको भी याद रखना, जिस व्यक्ति में रक्त की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या नाम दिया गया है? उत्साही व्यक्तित्व या आशावादी व्यक्तित्व, है ना। अब उत्साही व्यक्तित्व की विशेषता क्या है दोस्तों? ये भी आप थोड़ा सा देख लें, क्या होगी अंदाजे बताओ। जिसमें रक्त की मात्रा ज्यादा है, 2 विशेषता तो ये हो गई कि वो उत्साही होता है, जोशीला होता है, आशावादी होता है, और रिस्की कार्य करने वाला मतलब रोमांच प्रिय होता है ना। रोमांच प्रिय मतलब रिस्की कार्य करना, जैसे पर्वतारोहण करना, है ना, पेड़ों पर चढ़ना,
तैरना, धावक बनना, इसके कारण ऐसा है ना, मतलब खिलाड़ी के रूप में वो अपनी पहचान बनाता है, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में वो अपनी पहचान बनाता है, कठिन कार्यों में रुचि रखता है। क्यों रखता है? तो आशावादी है। तो जो व्यक्ति रोमांच प्रिय हो, खेलों में रुचि रखता हो, रिस्की कार्य करने में रुचि रखता हो, नेतृत्व प्रदान करने वाला होता है, जिसका शरीर मजबूत होता है, मजबूत कदकाठी होती है ना, ऐसा व्यक्ति कौन सा माना जाता है? उत्साही या आशावादी। ये इसके कुछ विशेषता। ठीक है दोस्तों, दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा द्रव कौन सा है? श्लेष्मा, या इसी को कहते हैं कफ, श्लेष्मा या कफ है। और इसका नाम दिया है हिंदी में विरक्त। क्या दिया है? श्लेष्मा कफ को विरक्त, याद रखना, रक्त को दिया उत्साही और श्लेष्मा को दिया है नाम विरक्त। मतलब इस व्यक्तित्व का व्यक्ति क्या कहलाएगा? जिसमें श्लेष्मा की मात्रा ज्यादा है, वो व्यक्ति विरक्त के नाम से जाना जाता है। इसकी पहचान क्या है, या इसकी विरक्त व्यक्ति की विशेषताएं क्या है, वो भी देखें। कि एक तो इसमें याद रखना कि शांत स्वभाव है ना, शांत स्वभाव, भाव शून्य और निष्क्रियता, तीनों शब्द याद रखना। शांत स्वभाव, ठीक है, भाव शून्य, भाव शून्य, भाव शून्य जानते हो आप, और एक और आया निष्क्रियता। तीन इसकी विशेषताएं हैं दोस्तों, शांत स्वभाव, भाव शून्य और निष्क्रियता। भाव शून्य किसे कहते हैं? जिसमें किसी प्रकार की भावनाएं ना हो, ना जिसको कुछ अच्छा लगता है, ना जिसको बुरा लगता है, ना किसी का कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है ना, ना कुछ अच्छा, ना तो कुछ अपेक्षा रखता है, कुछ नहीं, जैसा उसे मिल जाए उसी में वो संतुष्ट हो जाए। वो क्या है? भाव शून्य और निष्क्रिय है ना, कोई उसमें सक्रियता नहीं, और शांत स्वभाव, शांत स्वभाव रहता है। ऐसा व्यक्तित्व क्या होता है? विरक्त या कफ। और तीसरा नाम दिया है इसमें दोस्तों विवादी, जिसमें द्रव कौन सा है? पीला पित्त है ना। तीसरा द्रव कौन सा है? पीला पित्त। क्या है तीसरा द्रव? पीला पित्त। और हिंदी में नाम इसको क्या दिया है ऐसे व्यक्तित्व को? विवादी, विवादी है ना, या गुस्से, विवादी या गुस्से। अब भाई आप जानते हैं विवादी मतलब जो हमेशा विवाद करने वाला, झगड़ा करने वाला, क्रोधित, गुस्से, जिसको ज्यादा गुस्सा आता है, जिसको ज्यादा क्रोध आता है, वो विवाद करेगा है ना। और भाई जिसको गुस्सा आ जाता है वो विवाद तो करेगा ही, मतलब झगड़ा करेगा। और जो झगड़ालू होता है वो कैसा होगा दोस्तों? विनाशी भी होगा। तो ये इसकी विशेषता हो गई। कैसा होता है वो? विनाशी होता है, तो दूसरों के लिए हानिकारक होता है, स्वयं के लिए हानिकारक होगा ना। इसके साथ साथ क्रोधी होगा है ना, तुनुक मिजाजी होगा, तुनुक मिजाजी। तुनुक मिजाजी मतलब जल्दी जल्दी गुस्सा आना और जल्दी जल्दी शांत हो जाना, तुनुक मिजाजी होता है। तो ये कुछ इसकी विशेषता है। और भी लिख सकते हैं, चिड़चिड़ा होता है ना, लिख सकते हो आप इसमें, चिड़चिड़ा स्वभाव, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है ना, बेचैन रहता है हमेशा, बेचैनी। ये सारी विशेषताएं किसकी है दोस्तों? पीले पित्त वाले व्यक्ति की, मतलब जिसमें पीला पित्त ज्यादा। क्लियर हो गया। और चौथा और लास्ट कौन सा है? चौथा प्रकार काला पित्त, काला पित्त है ना। और काले पित्त को कहते हैं दोस्तों विषादी। अब याद रखना आप खास तौर से, विषादी। देखो ये तो क्या है? विवादी। और ये क्या है? विषादी। विवादी मतलब तो लड़ाई झगड़ा करने वाला, विवाद पैदा करने वाला। और विषादी मतलब हमेशा दुख में रहने वाला, हमेशा दुखी रहने वाला, वो कहलाता है विषादी है ना। अब इसकी विशेषता क्या? विषादी की या काला पित्त, काले पित्त वाले की? निराशावादी। कैसा होता है? निराशावादी होता है, उदास रहता है, मंद गति से चलने वाला होता है। क्या होता है ये? निराशावादी
वादी, उदास, मंदित, मंदित मतलब मंदगति, है ना, ये विशेषता है। ठीक है, वैसे आप एक बार जब इनको समझ लोगे, अपने व्यक्तित्व पर इनको धारण कर लेना। जब इनको आप समझो, याद करो, तो ये मान लेना कि मैं हूं ऐसा, और फिर अपनी पहचान देखना कि आप में से कौन सा व्यक्तित्व में कर आ रहा है, आपको याद हो जाएगी। फिर अपने दोस्त को ले लेना, ऐसे व्यक्ति को पकड़ लेना जिसमें ये कुछ विशेषता है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, बाकी ऐसे बहुत कम आते क्वेश्चन केवल यहां से बनता है, इन जगह से बनता है। प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है, किसने दिया, कहाँ दिया, कौन कौन से प्रकार बताए, बस प्रकार तक पहुंच गए ना आप, काफी, चारों प्रकार। ये है आपका पहला विश्व का व्यक्तित्व वर्गीकरण, प्राचीनतम वर्गीकरण, जिसका नाम क्या है, शरीर द्रव के अपार, शरीर द्रव उपागम या शरीर द्रव आधार, इसमें दिया हिप्पोक्रेसी। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा सिद्धांत लेते हैं या दूसरा उपागम लेते हैं, और दूसरा आपकी टेबल में क्या आया था, त्रिदोष, है ना, देख लेना आप अपनी टेबल जो मैंने अभी बोर्ड पर बनाई थी, उसमें दूसरा सिद्धांत कौन सा, जो त्रिदोष उपागम, है ना, त्रिदोष उपागम किसमें आया, ये चरक संहिता, चरक संहिता, है ना, छोटा सा सिद्धांत है बस। अब तीन दोष व्यक्तित्व में कौन कौन से माने गए हैं, मैंने बताया था आपको, वात, पित्त और कफ, आयुर्वेद में भी आता है हमारा, है ना। तीन दोष कौन कौन से हैं दोस्तों, वात मतलब वायु, वात को क्या कहते हैं, वायु, पित्त, पित्त और कफ, कफ या इसी को क्या कहते हैं, श्लेष्मा, है, बस इतना सा याद है। वात, पित्त और कफ, ये हमारे व्यक्तित्व के तीन दोष माने गए हैं, और इसी को नाम दे दिया त्रिदोष उपागम, किसमें है, चरक संहिता में। याद हो जाएगा, वात, पित्त और कफ। ठीक है, तीसरा सिद्धांत, तीसरा उपागम कौन सा था, त्रिगुण उपागम। तीसरा कौन सा है दोस्तों, त्रिगुण उपागम, है ना, त्रिगुण उपागम। अभी तीन गुण कौन कौन से हैं, वो पहले तो तीन दोष हो गए, ये तीन गुण हैं। अब तीन गुण कौन कौन से हैं, सत, रज और तम, ये तीन गुण हैं। ये भी आयुर्वेद में आते, हमारे धर्मशास्त्रों में भी आते, हिंदू धर्मशास्त्रों में, भारतीय धर्मशास्त्रों में, इसलिए इसको कहा गया भारतीय मत, भारतीय दृष्टिकोण, है ना, सत, रज और तम। अब इनकी हम विशेषता देखते हैं कि जो व्यक्ति वैसे भी आपने सुना होगा, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तो वही है। अब सतोगुणी की विशेषता क्या है वो हम देखते हैं, है ना। सतोगुणी कौन कौन, सतोगुणी में क्या आता है, जितनी भी हमारे व्यक्तित्व की अच्छी बातें हैं वो सब सतोगुणी में आते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति, एक सामाजिक व्यक्ति जो हमेशा दूसरों को भला चाहता है, जो हमेशा दूसरों की सहायता करना चाहता है, विशेषताओं में सतोगुणी में देखें, अनुशासन प्रिय, अनुशासन प्रिय किसमें आता है, सतोगुणी में आता है। स्वच्छता, है ना, स्वच्छता, ईमानदारी, ईमानदारी, स्वच्छता, समय का पाबंद, कर्तव्यनिष्ठ, है ना, अनुशासन, अनासक्ति, सत्य बोलना, सत्य बोलना, अनासक्ति, अनासक्ति जानते हो आप किसे कहते हैं, जिसका किसी से कोई किसी भी प्रकार का लगाव ना हो। आसक्ति मतलब लगाव, अनासक्ति मतलब विलग्नता, अनासक्ति को क्या कह सकते हैं, विलग्नता, है ना, जो किसी भी सांसारिक वस्तु से किसी प्रकार का लगाव ना रखता, ऐसा व्यक्ति क्या होता है,
सतोगुनी हो। सतोगुनी का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि पाठ पूजा करने वाला। सतोगुनी का मतलब जो अपने जीवन को एक अनुशासन में जिए, दूसरों की भलाई करता हो, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा चाहता हो, ईमानदारी से जीवन जीता हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, दृढ़ निश्चयी हो, है ना, समय का पाबंद हो, है ना, मतलब अपने जीवन को एक सात्विक तरीके से जीता हो, वो किसमें आता है? सतोगुनी। दूसरा है आपका रजोगुनी, है ना, रजोगुनी। रजोगुनी को कहते हैं अपन दोस्तों सांसारिक। सांसारिक। अब इसकी क्या विशेषताएं होंगी रजोगुनी की या सांसारिक व्यक्ति की? एक तो भौतिकवादी होता है। भौतिकवादी होता है, भौतिकवादी मतलब जो ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता है, जो ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहता है, तो इसको हम क्या लिख दो? धन लोलुप, है ना। अब धन लोलुप मतलब जो धन की इच्छा रखता है। भाई हम सांसारिक व्यक्ति हैं, हम सतोगुनी नहीं है, है ना। जितने भी ग्रस्त जीवन जीते हैं वो क्या होते हैं? सब रजोगुनी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 3-4 बातें होती हैं एक ग्रस्त व्यक्ति की। क्या? पैसा कमाना, काम वासना रखना, काम वासना है हमारी, है ना। ईर्ष्या रखना, बहुत अच्छी विशेषता है रजोगुनी की। क्या? ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब दूसरों से ईर्ष्या रखना। भाई ईर्ष्या रखते ही है, आप भी रखते हो। देख लें आप कि आप चाहे घर में आप एक चाचा का लड़का और एक आप दोनों नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप ये चाहेंगे कि मेरा सिलेक्शन पहले हो, उसका मत हो बने, जब रियल चाचा का लड़का है। ईर्ष्या हुई ना। तो एक सांसारिक व्यक्ति की ये विशेषता होती है, क्या? ईर्ष्यालु होता है। हर सांसारिक व्यक्ति धन कमाना चाहता है, हर व्यक्ति काम वासना रखता है। तो ये सब विशेषता किसकी है? रजोगुनी। ठीक है दोस्तों। और तीसरा क्या है हमारा? तमोगुनी, है ना। तीसरा है तमोगुनी। तमोगुनी मतलब राक्षस प्रवृत्ति। इसका उल्टा कर दो बिल्कुल, है ना। सतोगुनी का उल्टा कर दो, तमोगुनी आ जाएगा। सीधा सा फंडा है। क्या? जैसे अनुशासन प्रिय है, वो अनुशासनहीन होगा। अनुशासनहीन, है ना, जिसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं है। स्वच्छता नहीं रखता है ना, ना मन में स्वच्छता, ना शरीर में स्वच्छता। ईमानदारी नहीं होती है, झूठ से अपना जीवन यापन करता है, हर व्यक्ति से झूठ बोलता है। सत्य बोलना कभी नहीं होता, है ना। चोरी करना, डकैती करना, झूठ बोलना, सब क्या है? ये एक तमोगुनी की विशेषता है। अनासक्ति, ये तो सतोगुनी की हो गई। इसकी आसक्ति होती है। आसक्ति मतलब बुरी चीजों से लगाव रखना, है ना, आसक्ति। मतलब राक्षस जीवन जीता है। असमय भोजन करना, असमय सोना, है ना, गलत बातें करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, इस सब किसमें आ जाते हैं दोस्तों? तमोगुनी में। क्रोध करना, घमंड करना, अवसाद में रहना, आलस्य में रहना, बहुत अच्छी विशेषता। आलसी जीवन, है ना, दिन भर सोते रहते हैं, कुछ नहीं करते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, किसमें आते हैं? तमोगुनी में आते हैं। असहायता की भावना, मतलब कभी दूसरों की सहायता नहीं करना। यहाँ तो क्या है? हेल्पफुल, किसमें? तमोगुनी में। मैंने बताया ना, दूसरों की मदद करना, दूसरों का अच्छा करना, अच्छा सोचना, वो तो तमोगुनी, सतोगुनी। और कभी भी सहायता की भावना नहीं रखना, किसमें आ जाएगा? तमोगुनी। ठीक है दोस्तों। अनुशासनहीनता, असमय भोजन, किसमें है सब? ये तमोगुनी में आते हैं। लेकिन एक राक्षस अपना जीवन कैसा जीता है, वो सब तमोगुनी में आते हैं। बस कहते हैं तामसी। तामसी मतलब क्रोधी, है ना। तो जो क्रोधी स्वभाव है, गुस्सैल है, वो किसमें आता है? तमोगुनी में आता है। ये हमारे त्रिगुण बताए हैं भारतीय धर्मशास्त्र। ठीक है दोस्तों। और आज का मैं लास्ट वर्गीकरण लाया हूं आपके लिए दोस्तों, वो क्या है? शारीरिक रचना, है ना। किसके आधार पर? आपको टेबल में दिया है, किसके आधार पर है ये? शारीरिक रचना, ये शारीरिक संगठन के आधार पर, है ना।
देख लेना आप टेबल में आपके में है ये, जो आप जब पढ़ेंगे टेबल को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। लिखा है मैंने शारीरिक बनावट, शारीरिक रचना या स्वभाव के आधार। शारीरिक बनावट, बनावट मतलब कोई रचना, शारीरिक बनावट और स्वभाव, है ना, कि स्वभाव का उपागम। ये उपागम जो आ रहा है ना, इसका मतलब हो गया कि आधार, है ना। किसने दिया है दोस्तों ये वर्गीकरण? दो व्यक्तियों ने दिया है, एक शेल्डन और दूसरा क्रैचमर, ठीक है ना, शेल्डन और क्रैचमर, है ना। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक टेबल लाया हूं बनाकर शेल्डन और क्रैचमर की। पहले मैं आपको समझा दूं कि शेल्डन और क्रैचमर ने जो वर्गीकरण किया उसका आधार एक ही है, शारीरिक बनावट और स्वभाव, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने जो विशेषताएं बताई है वो समान है, बस केवल नाम अलग अलग, मतलब व्यक्तित्व के नाम अलग। शेल्डन ने कुछ नाम दिए और क्रैचमर ने कुछ और नाम दिए, है ना। बाकी विशेषता दोनों की समान है। एक तो ये बात। दूसरा आप याद रखना कि शेल्डन ने जो वर्गीकरण किया है वो 3 प्रकार का बताया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और क्रैचमर ने बताया है ये 4। शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 3, ठीक है। और क्रैचमर ने कितने बताए हैं? 4। बस ये अंतर है। अब वो जैसे मैं बताओ, एक टेबल बना दूं आपको शेल्डन के आधार पर और दूसरा क्रैचमर के आधार पर, है ना। देखो, मतलब शेल्डन ने कौन कौन से व्यक्तित्व बताए हैं और क्रैचमर ने कौन कौन से बताए हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम किसका लेते हैं? शेल्डन का लेते हैं, है ना। शेल्डन ने पहला व्यक्तित्व बताया है दोस्तों एंडोफर्मिक। ये एंडोफॉर्मिक लिख दो, एंडोफर्मिक। और एंडोफर्मिक को हिंदी में कहते हैं दोस्तों गोलकाय। क्या कहते हैं? गोलकाय। आप कैसे भी याद रखना, इस तरह भी से आ सकता है ये नाम और ये नाम भी आ सकता है, गोलकाय या गोल, है ना। वह एंडोफार्मिक। दूसरा बताया इसने मेजोफार्मिक। मेजोफार्मिक को कहा है आयताकार। मेजोफार्मिक क्या है? आयताकार, ठीक है। और तीसरा बताया इसने एक्टोफार्मिक, है ना। और इसको नाम दिया है लंबकाय या लंबा आकृति, है ना। 3 नाम हो गए, एंडोफार्मिक गोलकाय, मेजोफार्मिक आयताकार और एक्टोफार्मिक लंबकाय, मतलब लंबा। ये हो गया। दूसरे शब्दों में देखें, एंडोफार्मिक जो ठिंगना है ना। मेजोफार्मिक आयताकार, मतलब ना ज्यादा ठिंगना ना ज्यादा लंबा, है ना, मजबूत कदकाठी का है, बीच की स्थिति का है। और एक्टोफार्मिक लंबकाय, ये क्या है? लंबकाय, मतलब बहुत ज्यादा लंबा, लंबी आकृति। तो 3 प्रकार के व्यक्ति हो गए, ठिंगना, मध्य मतलब मजबूत और तीसरा लंबा। ये 3 वर्ग नाम किसने दिए हैं? शेल्डन। और क्रैचमर ने इन्हीं का नाम बदल दिया और एक नाम और जोड़ दिया, तो 4 प्रकार हो गए। वो कौन कौन से देखें? एंडोफार्मिक की जगह इसने नाम दिया है पहला पिकनिक। पिकनिक नहीं, पिगनिक। पहला नाम क्या है? पिगनिक। और पिगनिक की विशेषता क्या है? वही गोलकाय की। पिगनिक की विशेषता क्या है दोस्तों? गोलकाय की, है ना। दूसरा इसने मेजोफार्मिक नाम दिया, इसने दे दिया एथलेटिक। क्या दिया इसने? एथलेटिक, ठीक है। और एथलेटिक क्या है? वही आयताकार, ठीक है। एथलेट का क्या क्या हो गए? पहला पिगनिक, दूसरा एथलेटिक और तीसरा इसने नाम दिया है एक्टोफार्मिक लंबकाय। और एक्टोफार्मिक लंबकाय या लंबे व्यक्ति को इसने नाम दे दिया एस्थेनिक, है ना। ये कौन सा है? लंबकाय। और एक चौथा और जोड़ दिया इसने, वो कौन सा जोड़ा दोस्तों? डाईप्लास्टिक।
डाईप्लास्टिक। ये चौथा प्रकार स्पेशली किसने जोड़ा, क्रेचमैन, है ना, ये क्रेचमैन, ठीक है। और ये 3 हो गए सेंडन के, 4 हो गए क्रेचमैन के। डाईप्लास्टिक, डाईप्लास्टिक इसने चौथा नाम अलग से लिया था और इसको क्या कहा है, इन तीनों की विशेषताएं जिस व्यक्ति में होती हैं, मतलब ये जो है ना पिगनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक, इनकी जो विशेषताएं हैं वो तीनों की विशेषताएं जिस व्यक्ति में होती है उस व्यक्तित्व को क्या नाम दिया है इसने, डाईप्लास्टिक, है ना। अर्थात क्यों लिख सकते हैं इसको, तीनों का मिश्रण, है ना। इन तीनों की जो विशेषताएं हैं वो तीनों की मिश्रित विशेषता को क्रेचमैन ने क्या नाम दिया है, डाईप्लास्टिक, ठीक है दोस्तों। ये तो आपके नाम हो गए सेल्डन के अनुसार और क्रेचमैन के अनुसार, ठीक है। या अगर देखो ये तो नाम आप याद कर लेना, लेकिन जब डिक्शनरी भी यदि देखोगे ना तो इनकी ये हिंदी मिल जाएगी, ये सब इंग्लिश के वर्ड है। डिक्शनरी आप देख लेना, जैसे एंडोफार्मिक देखना, एंडोफार्मिक या एंडोफार्मिक का मतलब होता है छोटा, ठिंगना, ठीक है। ऐसे मेजोफार्मिक, मेजो का मतलब भी मध्य होता है, आप इंग्लिश देखना, मेजो का मतलब मध्य, और ये क्या है, आयताकार मतलब मध्य का, मध्य की स्थिति। और एक्टोफार्मिक लंबा, देख लेना लंबा एक्टो, ठीक है। इसी तरह से ये इनके नाम होते हैं। अब इनकी विशेषताएं देखना थोड़ी थोड़ी सी, जैसे पहला व्यक्ति क्या, एंडोफार्मिक, कैसा है, गोल, गोल मतलब ठिंगना। 3 विशेषता बता, छोटू मोटू पेटू, छोटू मोटू पेटू। छोटू मतलब कद में छोटा, ठिंगना, मोटू मतलब मोटा, और पेटू मतलब ज्यादा खाने वाला, खाने का शौकीन, है ना। छोटू मोटू पेटू, अब ये तीनों विशेषताएं होंगी तो आगे क्या खुद देखना क्या हो जाएगा भाई, जो मोटू होगा, पेटू होगा, छोटू होगा, आलसी होगा, है ना। आलसी होगा, शांत प्रिय होगा, शांत स्वभाव होगा ना, क्योंकि उस व्यक्ति को किसी से क्या लेना देना, है ना। तो ऐसे आप याद, तो ठिंगना हो गया जिसको नाम दिया एंडो। अब यही विशेषता किसकी हो जाएंगी, पिगनिक या गोलकाय, ठीक है। दूसरा क्या है, मेजोफार्मिक, आयताकार, मैंने बताया था जिसकी मजबूत कदकाठी हो, ना बहुत ज्यादा लंबा और पतला, ना ज्यादा ठिंगना और मोटा, है ना। स्लिम बॉडी हो, मजबूत कदकाठी हो, जिसकी मांसपेशी बहुत मजबूत हो, जिसमें ब्लड, रक्त की मात्रा ज्यादा हो, वो किसमें आता है, मेजोफार्मिक, है ना। इसने क्रेचमैन ने क्या नाम दिया, एथलेटिक, एथलेटिक मतलब खिलाड़ी। अब आप याद रखें खिलाड़ी की जो विशेषता है, खिलाड़ी का व्यक्तित्व जिस प्रकार का होता है, अब खिलाड़ी का व्यक्तित्व क्या है, वही रोमांच प्रिय होता है, रिस्क कार्य करता है ना, आशावादी होता है, नेतृत्ववादी हो, नेतृत्ववादी मतलब जो और लोगों को अपने पीछे पीछे लेकर चले, जैसे नेता, नेतृत्ववादी है ना। जो शक्ति में, सत्ता और शक्ति में विश्वास रखते हो, सत्ता और शक्ति हमें विश्वास रखते हो, जो बहुत ज्यादा कठिन कार्य करने में रुचि रखते हो, जो हमेशा जीवन के प्रति आशा रखते हो, अपेक्षावादी हो, आशावादी हो, किसमें आते हैं दोस्तों, मेजोफार्मिक या एथलेटिक, ठीक है। और तीसरा क्या है, एक्टोफार्मिक, लंबका। अब देखो लंबका 6 फीट का व्यक्ति लंबा नहीं है, 7 फीट, 7.25 फीट, वो माना जाता है लंबका। और लंबका जो व्यक्ति होगा, इसकी विशेषता बहुत अच्छे याद है। लंबका व्यक्ति एक तो गुस्सैल होगा, क्रोधी होगा, है ना, तुनुक मिजाजी होगा, शरीर में बिल्कुल पतला दुबला होगा, ठीक है ना। और जो शरीर में पतला दुबला होता है आप जानते हो उससे गुस्सा भी ज्यादा आता है, और जो शरीर में मोटा ताजा होता है उससे गुस्सा कभी नहीं आता, वो शांत स्वभाव होता है। इसलिए मैंने बताया कि जो गोलकाय व्यक्ति है वो शांत स्वभाव का होता है, ठीक है ना। और ये लंबकाय व्यक्ति गुस्सैल होता है, क्रोधी होता है ना। और जब क्रोधी होता है, गुस्सैल होता है, तो दोस्तों एक इसकी विशेषता याद रखना, अंतर्मुखी होता है। कैसा होता है, बहुत अच्छी विशेषता है, अंतर्मुखी होता है।
मतलब दूसरों से मिलना जुलना, समाज में उठना बैठना उसे पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी से उसकी बनती नहीं है, गुस्सा जल्दी आता है। ये सब बातें याद करने के तरीके हैं आपके लिए, है ना। जो गुस्सा करेगा वो दूसरों के साथ उठेगा बैठेगा नहीं, तो अंतर्मुखी होता। लेकिन एक खास बात दोस्तों जो मैं आपको रेड पेन से लिख कर दे रहा हूं, तो बहुत अच्छी विशेषता वो क्या है कि एक्टोफार्मिक के अंदर एस्थेनिक जो व्यक्ति है वो बौद्धिक रूप से कैसा होता है? प्रगतिशील होता है, मतलब बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति होता है ना। तो विशेष याद रखना 3 बातें, एक तो अंतर्मुखी होता है, एक कुशाग्र बुद्धि वाला होता है ना, कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। और एक बात और याद रखना दोस्तों, कलात्मक होता है। कैसा होता है? कलात्मक। कलात्मक मतलब कलाओं में, ललित कलाओं में रुचि रखने वाला होता है ना। और शर्मीला होता है। एक और याद रख लेना, शर्मीला होता है। ये विशेषताएं इसकी खास कौन कौन सी? अंतर्मुखी होगा तो शर्मीला होगा, सीधी सी बात है ना। और कुशाग्र बुद्धि होता है और कलात्मक होता है। ये किसकी विशेषता है? एक्टोफार्मिक की। और ये विशेषता किसके? एस्थेनिक या लंबकाय। ठीक है दोस्तों। और चौथा, ये तीनों प्रकार किसके हो गए? सेल्डन के। और क्रेचमैन ने भी इन्हीं का नाम बदल दिया, एक चौथा प्रकार और जोड़ दिया। कौन सा? डायप्लास्टिक। इसका मैंने बता दिया कि पिगमिक, एथलेटिक और एस्थेनिक की विशेषताओं को एक ही व्यक्ति जब अपने अंदर समाहित कर लेता है तो मिश्रण हो गया। डायप्लास्टिक में क्या है? उपर्युक्त तीनों का मिश्रण। कौन सा व्यक्तित्व है? डायप्लास्टिक। ठीक है दोस्तों, ये कुछ वर्गीकरण मैंने आज इस वीडियो में आपको दिए हैं, समझाए हैं। एक बार इनको और मेरे वीडियो को बार बार पढ़ें, है ना। कुछ बातें जो मैं वीडियो में नहीं आपको बताया तो वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ पीडीएफ के हर पॉइंट को मैं वीडियो में आपके सामने समझाऊं। ठीक है दोस्तों, तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ 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 कमेंट्स ज़रूर करें। जैसा भी कमेंट्स आपको अगर अच्छा लग रहा है, अच्छा कमेंट्स करें। यदि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी कमेंट डालें, मैं आपको बराबर रिप्लाई दूँ। ओके, थैंक यू।